फ्रिक्शन लेवल 2 में सेकंड लेक्चर है और क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, एचसीवी का क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई करो या मैं बताऊं? ट्राई करोगे? चलो मैं बता देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन में देखो उसने बोला क्या है, सुनो ध्यान से। आज का जो क्वेश्चन, जो भी जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, बड़े अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और समझने पे हमें अच्छे से ध्यान देना है। डायग्राम देख के तुम्हें समझ में आ रहा है कि एक पर्सन है जो दो दीवार के बीच में फंसा हुआ है, ठीक है। तुमने कभी ऐसा करा है? करा है क्या ये एक्सपेरिमेंट? कभी खेले हो बचपन में कि अगल बगल में कोई दो दीवार होती हैं, अपन एक पे पैर रख देते हैं ऐसे, दूसरे पे अपन पीछे की तरफ सपोर्ट लेते हैं, फिर देखा है कभी ऐसे? हाँ, पुरानी गलियां, छोटे छोटे रास्ते, पुराने घर, दिल्ली में जाओ, पुरानी दिल्ली में इतनी छोटी छोटी गलियां होती, वहां पे एक्सपेरिमेंट आराम से हो जाते हैं। अरे यस और नो चंटोश? तो उसमें अगर हमें रहना होता है ना, उसमें क्या हम ऐसे रह सकते हैं एक पैर दीवार पे और हमारा सर दूसरी दीवार के अगेंस्ट हो? तो क्या हम इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं? हाँ रह सकते हैं। बट तुम एक बार फील करके देखो, कब रहोगे, एक बार विजुअलाइज करो। हाँ, हमें फुट पे जोर लगाना पड़ेगा। हम दीवार को प्रेस नहीं करेंगे ना तो हम नीचे धड़ाम से गिर जाएंगे। विजुअलाइज करो। अब हमें ये सोचना कि ऐसा करना क्यों पड़ता है। सोचो, नॉर्मल डालेंगे तभी फ्रिक्शन लगेगा। तो अब क्वेश्चन में यही पूछा कितना नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। और तुम्हें यह बताना है कि दोनों दीवारों पे इक्वल फोर्स लगेगा कि अनइक्वल फोर्स लगेगा। दे कहां रखा है, कहां दे रखा, पूछा है। शो दैट मतलब बताओ। समझ में है? एक क्वेश्चन समझ में है क्या है कि दो दीवार है, उसके बीच में एक पर्सन है, एक अपनी टांग उधर लगा रखी है, सर इधर लगा रखा है, ठीक है। और टांग से उधर वाली दीवार को प्रेस कर रहा है और अपने सर से या इस वाले हिस्से से को इस वाली दीवार को पुश कर रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम में कब रह सकता है? तुम किसका एफबीडी बनाओगे बताओ? किसका एफबीडी बनाओगे? आदमी का। आदमी के एफबीडी की हम बात करें तो आदमी, लो जी ये हमारा आदमी है। तुम ध्यान से देखो, इसका पैर जो है ये इस वाली दीवार पे फोर्स लगाएगा, किस साइड में लगाएगा बोलो? इधर। तो हमें दीवार इस पर फोर्स किधर लगाएगी बोलो? ये वाली दीवार, राइट साइड वाली दीवार इस पे किधर फोर्स लगाएगी? लेफ्ट की तरफ। और राइट वाली दीवार इसको किधर पुश करेगी? लेफ्ट वाली दीवार इसको किधर पुश करेगी? राइट की तरफ। नहीं समझे क्या? अरे ये वाली जो दीवार है, ये पैर पे अगर ऐसे, पैर पे ऐसे प्रेस करेगा तो दीवार इसको किधर प्रेस करेगी? इस साइड में। तो ये वाली दीवार इस पे फोर्स किधर लगाएगी? इधर। और ये वाली दीवार इसको किधर फोर्स लगाएगी? उधर। नहीं समझे? और ये पर्सन है, ये किस में है? इक्विलिब्रियम में। किस में है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए इस पर? जीरो। इसका मतलब यहां से हमें समझ में आ गया N1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? N2। पहला क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, सिंपल। दूसरी बात बताओ, इस पे नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा होगा? mg। क्या लग रहा होगा? mg। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर। बोलो क्यों? इसके किधर जाने की टेंडेंसी है? नीचे। तो फ्रिक्शन इस दीवार पे किधर लगेगा? ऊपर। इस वाली दीवार पे लगेगा कि इस पर लगेगा? दोनों पर। तो ये वाली दीवार भी इस पे फ्रिक्शन लगाएगी और ये वाली दीवार भी इस पर फ्रिक्शन लगाएगी। अरे यस और नो चंटोश? बोलो जी। हमें नहीं पता म्यू से में क्या लगा है, क्वेश्चन में दे रखा है, ओके जी। अब हम कहेंगे कि भाई साहब अगर इसका इक्विलिब्रियम में रहना है तो दोनों फ्रिक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? mg। किसके इक्वल होने चाहिए बोलो? mg के। सेम होगा क्या फ्रिक्शन? हमें पता नहीं है, क्योंकि कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक। स्टैटिक में कितना लग रहा होता है उससे पता होता है कि भाई साहब कितना लग सकता है, कितना भी लग सकता है। अगर ये बोलता क्या हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा कि म्यू पर डिपेंड करेगा? ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा कि म्यू पर डिपेंड करेगा? पहली बात, ये तो क्वेश्चन खत्म हो गए। फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय ईदर वॉल ऑन द पर्सन। नॉर्मल फोर्स कितना लगा रहा होगा? क्या तुम निकाल पाए? बोलो। हम तभी नॉर्मल फोर्स लगा सकते हैं जब हमें पता हो कि ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू लगा रहा है। ये फ्रिक्शन की कौन सी वैल्यू लगा रहा है? कौन सी वैल्यू लगा रहा है? लिमिटिंग। लिमिटिंग लगाएगा तो इसमें बोलो क्या आएगा? म्यू n1। और इस पर क्या आएगा? म्यू n2 इज इक्वल टू व्हाट? mg।
और n1 और n2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो यहां प्लस लिखूं कि माइनस, क्यों? अरे फ्रिक्शन तो दोनों में ऊपर ही लग रहा है, नहीं समझे क्या? नॉर्मल की डायरेक्शन से मतलब नहीं, हमें किसकी डायरेक्शन देखनी है इस केस में, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो इस वाली दीवार पे भी ऊपर लग रहा है और इस दीवार पे भी ऊपर लग रहा है, तो बस इज इक्वल टू mg। तो म्यू इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 2n1। तो यहां से n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, mg अपॉन 2 म्यू, खत्म। समझ में आया? छाप लो, समझ में आ गया तो छाप लिया। 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी छापो यार। बोलो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व? कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे? आगे बढ़ते, मिटा दूं? जल्दी लिखो यार, क्या कर रहे हो? क्यों हंस रही थी इतनी ज्यादा? पता ही नहीं। जो भी है वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? मिटा दूं? गोलू, ए गोलू, चलो जी नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन को रीड करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, या मैं समझा दूं? डायग्राम समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? किस टाइप की प्रॉब्लम है ये? ब्लॉक ओवर ब्लॉक। अब सोचो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सुनो जी ध्यान से, करें क्वेश्चन को सॉल्व या ट्राई करोगे? ए और बी के बीच में 0.2 है और बी और प्लेन के बीच में 0.3 है। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ कितनी होनी चाहिए ताकि बी चल पाए? चलो जी सॉल्व करते हैं, देखो क्वेश्चन को। देखो जी, मैंने एम्प्टी स्लाइड नहीं डाली। देखो जी क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। ये कह रहा है, ओके जी सुनो ध्यान से, एक ब्लॉक रखा है और इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा है। कितने ब्लॉक रखे हैं भाई साहब? ये लो जी। बी का मास कितना है? 200 kg और ए का मास कितना है? 100। ये लो जी, यहां 100 है और यहां क्या है? 200। और इस पर हम कितना फोर्स लगा रहे हैं? F। ये हमें पूछा है। यहां जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.3 है और यहां जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो कितना है? 0.2। यही है ना, या उल्टा है? उल्टा है। दिस इज 0.3 एंड दिस इज 0.2। ठीक है। और क्वेश्चन में इसने ये बोला कि भाई F की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि B मूव करना स्टार्ट कर दे। अरे यही तो पूछा है। यस नो नहीं बोल रहे हो तो। देखो जी, F हम लगा रहे हैं इस पर। पहली बात तो F को चलने से कौन रोक सकता है? फ्रिक्शन। कौन कौन सा फ्रिक्शन? ऊपर वाली सरफेस पे इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे पीछे? क्यों? हम्म।
भाई साहब हमें पता है अगर यहाँ पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन तो हमें पता है, इस वाली सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस वाली सरफेस पे, ये आगे ही जाएगा, तो यहाँ फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। ओके जी। इस वाले पे देखिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालने के लिए पहले मान लेंगे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो ये ब्लॉक किधर जा रहा है, आगे, तो इस पर फ्रिक्शन क्या करने की कोशिश करेगा, रोकने की, और इस पर फ्रिक्शन क्या कर रहा है, चलाने की। बस खत्म, फ्रिक्शन डायरेक्शन आ गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखो जी हमें 200 kg को चलाना है, तो हमें F लगाना है, यहाँ पर एक FR1 लग रहा है और इस जगह एक FR2 लग रहा है। और स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी इसमें, इसमें स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी, होगी, क्योंकि ये भाई साहब तो फिक्स है ना यहाँ पे, ये तो चल ही नहीं सकता। इसका इन दोनों के बीच में स्लिपिंग होगी, स्लिपिंग होगी तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक। तो क्या लगेगा वैल्यू, यहाँ पर हम क्या कहेंगे म्यू के N1, और इस जगह क्या आ जाएगा बोलो, म्यू के N2। सिंस इसमें म्यू के म्यू एस सब सेम है तो वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो 0.3। इस जगह नॉर्मल कितना लगेगा, वो है N1। इस जगह क्या होगा, इन दोनों का मास दोनों का सम लगेगा, बोलो कितना है, 300 kg। म्यू एस दे रखा है इसने, क्यों, हाँ चलाना ना जस्ट हमें, मैंने क्या लिखा, हाँ म्यू एस, सॉरी। ये समझ में है म्यू एस क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें वो कंडीशन लगानी है जिसमें ये चल सके। चलने के लिए कौन सा फ्रिक्शन यूज करते हैं, लिमिटिंग, और लिमिटिंग में कौन सा यूज होता है, म्यू एस। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, म्यू एस N2। म्यू एस की वैल्यू यहाँ कितनी है 0.2, और वो कितना है 100 इंटू mg, तो ये आ जाएगा बोलो 200, और ये कितना आ जाएगा 900। तो मिनिमम फोर्स क्या होना चाहिए बोलो इन दोनों फ्रिक्शन से ज़्यादा, तो 900 प्लस 200, तो क्या होना चाहिए 1100 इज द आंसर। क्या ऐसे क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, चलो बता दूं, चलो आगे बढ़ते हैं। ये लो जी, ये अच्छा क्वेश्चन है, इरोडो का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इरोडो में तो एग्जैक्टली ये दिया हुआ है, मिनिमम वैल्यू पूछिए जो थोड़ी सी आसान है। अपन इसको डिटेल से स्टडी करते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें कहीं मैंने पेज नहीं छोड़ा ना, इसको थोड़ा सा अपन अलग तरह से स्टडी करेंगे। मैं बताता हूँ क्या स्टडी करवाना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें, बहुत अच्छी बात है, सुनो ध्यान से। अपन इसको अच्छे से डिटेल से स्टडी करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ये मैंने तुम्हें वहां पे भी कराया था, बोलो कहां पर, एनएलएम में। यहां पर एक पुली है, यहां पर एक ब्लॉक है, ये है M1। इसमें मास सेम थे क्या, शायद सेम थे ऊपर नीचे के, मैं तो अलग अलग लेके सॉल्व करा देता हूं जेनेरिक क्वेश्चन। ये M है, ठीक है जी। यहां फ्रिक्शन कोफिशिएंट है μ1 और यहां फ्रिक्शन कोफिशिएंट है μ2, ठीक है जी। जेनेरिक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम, हैं। और ये सरफेस है लेट से स्मूथ। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज दिस कि हालांकि वैसे तो लेवल 3 का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं इसको, बट इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं, इसमें डाल दिया तो। व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ F सो दैट M1 and M2 remain stationary with respect to capital M। क्वेश्चन लिखो क्या है, बोलो बोलो जी। What should be the value of F है, कहां पर, मेरी मर्जी में अलग अलग दिया है, स्मूथ है, कुछ भी बना सकते हैं क्वेश्चन। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ F सो दैट M1 एंड M2 रिमेन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको डिटेल से स्टडी करते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से करेंगे अपन, है ना। सुनो ध्यान से, सुनो जी कैसे स्टडी करते हैं जी, ग्राउंड के साथ। पहले एक बार सिंपल, उसमें बस म्यू एम जी एड करना होगा। अब सुनो ध्यान से, ए चेटू इधर देख, अब सुनो। पहली बात बताओ, मैं अगर इस पे फोर्स कुछ भी नहीं लगाऊं तो बोलो क्या करेगा, क्या ये ब्लॉक ये नीचे जा सकता है या नहीं जा सकता है। हालांकि इसमें बहुत सारे केस बन जाएंगे, तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों मासेस को सेम लेते हैं। पहले आसान वर्जन कराता हूँ इसका, लेवल 3 में फिर वो वाला कराऊंगा, क्योंकि इसमें केस बहुत सारे बन जाएंगे मेरा। M ले लो, यहां भी म्यू ले लो, ठीक है।
क्योंकि काफ़ी सारे केसेस बन जाएंगे, वो लेवल 3 में करेंगे अपन हर केस को समझने के लिए। बताऊंगा, कुछ भी हो सकता है ना, कोई किधर भी जा सकता है। एक बात बताओ मुझे, मान लो मैं इस पे कुछ भी फोर्स नहीं लगा रहा, तो क्या ये नीचे स्लाइड कर सकता है? कर सकता है कि नहीं? करेगा कि नहीं करेगा? दिमाग लगाओ, करेगा कि नहीं करेगा? अबे दिमाग लगाओ। हाँ बिल्कुल सही, मैंने क्वेश्चन में दे रखा है कि म्यू 1 से कम है। अब ये कहां यूज होगा बताओ? है? कौन किसको प्रेस नहीं कर रहा? नहीं कर रहा? मैंने कब कहा कर रहा है? मैंने कब कहा लग रहा है? मैंने कब कहा लग रहा है? मैंने तीनों में से एक भी बात नहीं की, लेकिन ये स्टेशनरी रह सकता है। बोलो कब है जी? पहली बात, मैं इस पे कोई फोर्स नहीं लगा, अच्छे से डिटेल से स्टडी करेंगे। हालांकि पहला केस में मान के चल रहा हूं, मान लो मैं एफ की वैल्यू 0 लूं। एफ की वैल्यू क्या ले? 0। ठीक है, एफ की वैल्यू अगर मैं 0 लूं तो बताओ क्या ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है? दिमाग लगाओ, इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं रह सकता? म्यू की वैल्यू मैंने क्या दे रखी है? लेस देन। इसका म्यू से क्या लेना देना? अगर ये इक्विलिब्रियम में है, कौन इक्विलिब्रियम में है? एम एंड एम, इसके रिस्पेक्ट में। तो ध्यान से देख, इसको नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है? एम जी। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, मैंने इस पे फोर्स नहीं लगाया, तो इसका एक्सेलेरेशन कितना? 0। तो इनका भी कितना होना चाहिए? 0। अरे इस पे कोई इसके रेस्पेक्ट में स्टेशनरी क्वेश्चन यही तो है। m1 एंड m2 मस्ट बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू वेज। वेज के रिस्पेक्ट में वो क्या होना चाहिए? स्टेशनरी। और वेज के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होने चाहिए। तो मैं इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक। तो एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ वेज। ब्लॉक वेज के रिस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन क्या है उसका? 0। क्वेश्चन में बोल रखा है उसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होना चाहिए। और एक्सेलेरेशन ऑफ वेज भी कितना है? 0। इसका मतलब एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक कितना होना चाहिए? 0। 0 रहना चाहिए, मतलब वो किस पे रहना चाहिए? इक्विलिब्रियम में। नहीं समझे? अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पर नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है? mg। तो बताओ ऊपर टेंशन कितना आ जाएगा? mg। नहीं समझे? अगर इसमें टेंशन mg आ गया तो यहां भी टेंशन कितना आ जाएगा? mg। यहां पर इसको इक्विलिब्रियम में कौन रोक सकता है? फ्रिक्शन। ये mg है, ये फ्रिक्शन से क्या होना चाहिए? बोलो, fs मैक्स से क्या होना चाहिए? कम। तभी तो फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करके रोक सकता है उसको। नहीं समझे? बोलो। तो ये लो जी, fs मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू mg। तो अगर इसको क्या करना था, ये इक्विलिब्रियम में तभी रह सकता था जब म्यू की वैल्यू 1 से क्या होती? ज्यादा। लेकिन मैंने क्वेश्चन में बोला है कि म्यू की वैल्यू 1 से क्या है? कम। इसका मतलब ये रेस्ट पे नहीं रह सकता। ये अगर रेस्ट पे नहीं रह सकता मतलब ये स्लाइड करेगा। इसका मतलब ये क्या करेगा? स्लाइड। तो तुमसे ये पूछा जाता बताओ एक्सेलेरेशन कितना होगा, तो क्या तुम एक्सेलेरेशन बता सकते हो? बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि मैं इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा, बताओ एक्सेलेरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। मैं इस पूरी कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे क्वेश्चन में तोड़ रहा हूं, फिर बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा वो अपने आप ही। बोलो जी। लिखो, सबसे पहले डायग्राम बनाओ और एफ लिखो। पहला केस, एफ इज इक्वल टू 0, फाइंड आउट एक्सेलेरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। किस पर? इस वाले पर। क्या इस पर फ्रिक्शन लगेगा भाई? क्यों नहीं लगेगा? नॉर्मल ही नहीं। और नॉर्मल तब नहीं होता जब प्रेस करने की कंडीशन नहीं है। नहीं समझे? तो लिखो फटाक दे से। पहला केस कि इफ एफ इज इक्वल टू 0, तो बताओ हर ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कितना होगा? कैपिटल एम का तो कितना होगा? 0, क्योंकि इस पे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है। नहीं लग रहा है? दिमाग लगाओ, इस पे नहीं लग रहा है कोई एक्सटर्नल फोर्स। दिमाग लगाओ। कैपिटल एम, ये स्मूथ है तो सोचो कैपिटल एम रेस्ट पे रहेगा तो है? टेंशन लग रही है कि नहीं लग रही? नीचे वाले पे लग रही है, लेकिन साथ साथ क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन। क्या दोनों इक्वल है? क्यों बैलेंस हो जाएंगे?
ये एक तो इस वाले में ये सबसे बड़ी दिक्कत तो एक तो ये है यार। बोलो जी। वेज मतलब बड़ा ब्लॉक, बड़े ब्लॉक को वेज बोल देते हैं। बोलो एक्सेलेरेशन ऑफ वेज आएगा क्या? एक्सेलेरेशन ऑफ वेज आएगा क्या? अरे ये तो मैंने तब लिखा था जब ये इक्विलिब्रियम में रहता, इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकालने के लिए लिखा था ये तो। अरे समझ गए क्या? नहीं समझे यार तुम। इसमें तो टेंशन ज्यादा है कि फ्रिक्शन। तो इस पर ये किधर जाएगा ब्लॉक? नीचे मतलब किधर? पीछे की तरफ जाएगा। किधर जाएगा? पीछे। और जाना भी चाहिए, बताओ क्यों? और दिमाग लगाओ, बताओ दिमाग लगाओ, एनएलएम यूज करना सीखो, अप्लाई करना। क्यों पीछे क्यों जाना चाहिए? जाना भी चाहिए पीछे ही। क्योंकि अगर मैं इस पूरे को सिस्टम मानूं तो सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है? जीरो। सारे फोर्सेस इंटरनल है। नेट फोर्स जीरो तो मोमेंटम क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए? कंजर्व्ड। अगर ये ब्लॉक आगे जा रहा है तो ये किधर जाना चाहिए? पीछे है। राइट। अब दिमाग चला, फिर तो ये नीचे आ रहा तो ये ऊपर भी जाना चाहिए, लेकिन ऊपर वाली डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो नहीं है। ये नॉर्मल mg, साथ में ये वाला टेंशन भी तो है। नहीं, नॉर्मल एडजस्टिंग होगा। नॉर्मल अपने आप को क्या करेगा? एडजस्ट करेगा। सिंस इसमें ग्राउंड के कांटेक्ट में है इसलिए ग्राउंड इसको ऊपर जाने नहीं दे सकता, उसको ऊपर लिफ्ट अप करने वाला नहीं है, इसलिए उस डायरेक्शन में नहीं होगा। नहीं, किसकी? वो पढ़ेंगे अपन। सेंटर ऑफ मास की चेंज नहीं हो रही, एम की तो होगी। एफ नेट बराबर जीरो में जब हम लिखते हैं ना एम ए, वो मास होता है एम इंटू ए, वो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, ना कि इंडिविजुअल ब्लॉक का। सिंस हमें इसमें इंडिविजुअल ब्लॉक्स पढ़ते हैं इसलिए हम उसको नहीं देखते। इसमें जो मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे वो अपन किसका करेंगे? सिस्टम का। सिस्टम का मतलब सेंटर ऑफ मास का। वो तो पोजीशन पे डिपेंड करेगा, ये हाइट वाइट सब देनी होगी उसके हिसाब से। पहली बात इतना समझ में आया क्या? अब हम अपने उस एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं। अब सोचो मैं एफ को धीरे धीरे बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? एफ को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो इस ब्लॉक के किधर आने की टेंडेंसी है? बोलो, ब्लॉक के किधर आने की टेंडेंसी है? नीचे। अरे इस वाले ब्लॉक के किधर आने की टेंडेंसी है? नीचे। इस वाले के किधर जाने की टेंडेंसी है? नीचे वाले की ऊपर क्यों है? धीरे धीरे चला रहे हैं। फील करो, ब्लॉक पे ऐसे रखा हो, मैं इसको हल्का सा फोर्स लगा रहा हूं तो ये वाला ब्लॉक किधर आने की कोशिश करेगा? नीचे। कौन ऊपर आना चाहिए? छोटा। ये स्मॉल एम ऊपर जाना चाहिए। अरे क्यों? अब मैं तेरे को फील कराता हूं, देख ध्यान से। इधर देख, ये वेज है, ये ब्लॉक है, मैं इस पर थोड़ा सा फोर्स लगाऊं, अभी किधर जा रहा है ये? मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा तो किधर जा रहा है ये? नीचे। तो थोड़ा सा फोर्स लगाऊं तब भी किधर जाएगा ये? नीचे ही जाएगा। तो मैंने अभी जस्ट वही कहा कि मैंने थोड़ा सा लगाया है। हाँ वो होगा, वो केस पढ़ेंगे भाई, तो तुम रुको तो सही। मैंने इसको स्लोली धीरे से थोड़ा सा फोर्स लगाया, हल्का सा फोर्स लगाया, बोलो क्या होगा? अभी जीरो से मैंने 0.001 न्यूटन कर दिया, बोलो क्या होगा? अभी भी लोग किधर जा रहा था ये? नीचे। तो अभी भी किधर जा रहा होगा? नीचे ही जा रहा होगा। तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर। इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। नहीं समझे? क्योंकि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो ये आगे जा रहा होगा, तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। ये इधर जा रहा है ना भाई। हाँ
किन के बीच में मोशन देखेंगे? स्मॉल एम एंड इस, ये तो इस डायरेक्शन में नीचे ही जा रहा है, इस वेज पे बैठेंगे तो इस पे एक सूडो और लगा देंगे बस। हम क्या लगा देंगे? एक सूडो। अब इस पे बैठ के देखेंगे तो ये नीचे तो जा ही रहा है, ये नीचे जा रहा है, मतलब रस्सी की लेंथ कम होगी तो इसको इधर ही जाना होगा। नहीं समझे? समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? तो मैंने धीरे धीरे फोर्स बढ़ाया, तो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। सोच में फोर्स को बहुत ज्यादा बढ़ाऊं तो क्या होगा? विजुअलाइज करो, बहुत ज्यादा फोर्स लगा देंगे, विजुअलाइज करो क्या होगा? सिस्टम की तरफ भागना शुरू कर देगा ऊपर। ये फील नहीं कर पा रहे तुम, उसमें फील करो, फील करो। इसका मतलब दोनों पे लिमिट आएगी, यही तो समझाना चाह रहा हूं इस पूरे केस में, कि इसमें एफ की एक तो मिनिमम वैल्यू आएगी और एक एफ की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, कि ये इसके रिस्पेक्ट में क्या रह सकते हैं? स्टेशनरी। कौन? तो वही तो बोला है मैंने, बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो सिस्टम किधर भागना शुरू कर देगा? ये वाला ब्लॉक किधर जाएगा? ऊपर। ये वाला किधर जाएगा? पीछे। फ्रिक्शन तो लगेगी, हाँ ऑफ कोर्स, नॉर्मल आ जाएगा। हाँ तो मैं एफ को बढ़ाता जा रहा हूं, एन बढ़ गया तो म्यू एन भी बढ़ेगा, तो ऊपर जाएगा, एम जी से ऊपर हो जाएगा, उसकी वैल्यू ज्यादा होती जाएगी। तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे, एक बार मैं जो समझा रहा हूं उसको समझो, सारे डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर होंगे। पहले एक बार देख, मैंने अगर थोड़ा सा फोर्स लगाया, बोलो क्या होगा? थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? ये वाला ब्लॉक किधर जाएगा? नीचे। अरे ये वाला ब्लॉक किधर जाएगा? नीचे। और ये वाला ब्लॉक किधर जाएगा? आगे। ये समझ में आया क्या? बोलो। अब मैं फोर्स को धीरे 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 बढ़ाता जाऊंगा, क्या करता जाऊंगा? धीरे धीरे। तो ध्यान से देख, मैं अगर इसका एफबीडी बनाऊंगा तो ध्यान से देख, अगर मैं इस पे फोर्स बढ़ा रहा हूं, मैं कहां बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूं चीजों को? वेज पे। कहां बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूं? वेज पे। अब दिक्कत ये होगी ना कि कोई भी इस लेक्चर को देखा उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तो जो पूछ रहे हो ना वो इसमें रिकॉर्ड नहीं हो रही, और मैं तुम्हारे उसके आंसर कर रहा हूं। उसको लगेगा सर पता नहीं क्या बोल रहे हैं, किसका जवाब दे रहे हैं। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं इस पूरे को एक बार एक साथ एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है? जो डाउट आए एक बार बोल देना, उस डाउट को मैं रिपीट कर दूंगा। फिर समझ में आ रही है क्या बात? है ना? नहीं तो फिर समझ में नहीं, क्योंकि जो तुम पूछ रहे हो ना वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होता है, तो मैं उसका जवाब दे रहा होता हूँ, फिर सामने वाले लगेगा क्वेश्चन क्या था? हैं? पेज पूछ लेना। कौन सा पेज? नहीं, नॉइज माना जाता है। तुम जो बोलते हो ये माइक समझता है कि नॉइज है, जो कि सच है कि नहीं है? सच नहीं है, नॉइज थोड़े ना। तुम तो अच्छे से डाउट पूछते हो। सुनो ध्यान से, अब मैं एक बार शुरू से वापस समझा देता हूँ मैं पूरा, है ना? वापस से लेता हूँ सारी चीज को। अरे हाँ, सारे केस बता देता हूँ, उससे तुम्हारे जितने डाउट हो सारे क्लियर हो जाएंगे। ये मान लो कैपिटल एम है, बीच बीच में पूछ लेना, मैं उस डाउट को रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मुंह बोल दूंगा कि तुम्हारा ये डाउट है, ये लो जी, ये एम है, ये एम है, यहाँ पर भी क्या था? म्यू, और यहाँ पर भी क्या था? म्यू, लेट्स से। ठीक है जी? मान लो क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूँ, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट स्मॉल एम रिमेन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू वेज। ठीक है, ये क्वेश्चन है लेट से। फिर पूरे क्वेश्चन को मैं एक साथ समराइज कर दूंगा कि ये केस बन गए। ठीक है, कि हम इसमें जो एफ लगा रहे हैं उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जो दोनों स्मॉल एम है वो वेज के रिस्पेक्ट में क्या रहे? स्टेशनरी रहे। वेज के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहेंगे, इसका मतलब वेज का, इसका इन तीनों का एक्सेलेरेशन क्या होगा? सेम। अरे इसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी, अभी तो बताया था, ब्लॉक का एक्सेलेरेशन वही होगा जो वेज का होगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक को हम क्या लिख सकते हैं? एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ वेज। विद रिस्पेक्ट टू वेज 0 है, तो जो एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक वही होगा जो वेज का है। तो हम इस पूरे को क्या मान सकते हैं? सिस्टम। अरे क्या मान सकते हैं? सिस्टम। तो अगर ये सिस्टम चल रहा होगा तो बोलो सिस्टम कितने एक्सेलेरेशन से चल रहा होगा? तुम क्या कहोगे? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। अरे मास ऑफ द सिस्टम। नेट फोर्स बोलो कितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? एफ। अरे नेट फोर्स क्या है? एफ।
टोटल मास कितना है m+2m। तो अगर ये स्टेशनरी है, इस कंडीशन के लिए अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं तो पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा बोलो, F/m+2m। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये ना बताओ कि तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो तुम्हें बताना है कि एक्सप्रेशन ही नहीं दूं, सर को पता ना चल जाए मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हैं? हाँ, ये समझ में है। ये एक्सेलरेशन ऑफ क्या आ गया बोलो, सिस्टम। ये एक्सेलरेशन ऑफ क्या आ गया, सिस्टम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। क्या हुआ महंगे, क्यों मकोड़े मार रहा है? तू परेशान, आगे बैठ के भी परेशान कर लेता है, गजब टैलेंट है तेरे अंदर, बहुत बदमाश रहा है मतलब तू है। बोलो A = F/, बोलो क्या आएगा, M+2m। बहुत अच्छी बात। अब सुनो जी, यहां तक हमें समझ में आ गया कि अगर ये सिस्टम चल रहा होगा तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा, इतना होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतना एक्सेलरेशन हो सकता है। ये बात हमें समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब सोचो, अगर ये वाला ब्लॉक, अब इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितनी डायरेक्शन में लग सकता है, ये बता दो बस मुझे तुम। इस वाले पे या तो ऊपर लग सकता है या फिर नीचे। इसका मतलब पहला केस ऊपर कब लगेगा, जब ब्लॉक के किधर जाने की टेंडेंसी हो, नीचे। इस वाले पे भी फ्रिक्शन कितनी डायरेक्शन में लग सकता है, दो, एक किधर, पीछे या फिर आगे। मैं पहला केस मान के चल रहा हूं, अपने आप निकल के आ जाएगा कब कौन सा लगेगा। पहला केस मान के चल रहा हूं, क्या केस मान के चल रहा हूं कि इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है, ऊपर, और इस पर किधर लग रहा है, लेफ्ट में। ऐसा कब होगा, इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन ऊपर लगे और इस पर इधर लगे, ऐसा कब होगा, जब ब्लॉक के किधर जाने की टेंडेंसी हो, नीचे। किसके रेस्पेक्ट में, वेज के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, अरे ये सुनो चंटूस, अब हम इस क्वेश्चन को दो जगह से सॉल्व कर सकते हैं, बोलो कहां कहां से, ग्राउंड से भी सॉल्व कर सकते हैं और वेज पे बैठ के। कहां बैठ के सॉल्व करना आसान है, क्यों, क्योंकि वेज के रेस्पेक्ट में अगले ने बोल रखा है क्या, कि वो क्या है, स्टेशनरी है, मतलब हमें फोर्सेस को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बैलेंस। तो हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या हो गया, आसान। तो हम कहां बैठेंगे, वेज। वेज का एक्सेलरेशन 0 है कि नॉन जीरो है, तो वो कैसी फ्रेम है, नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल है मतलब हमें क्या लगाना पड़ेगा, सूडो। तो हम कहां बैठ के सॉल्व करें, सबसे पहली बात केस 1। केस 1 क्या है कि इसका नाम दे देता हूं मैं ए, और इस भाई साहब का नाम क्या है, बी। केस 1 है ए इज मूविंग डाउनवर्ड। ए कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड। ठीक है जी, ए इज मूविंग डाउनवर्ड, बहुत अच्छी बात है। ए कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है भाई साहब, अबे बहुत बदमाश बच्चे हो तुम। ए इज मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, ए कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है बोलो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ओके। अब मैं कहां बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं बोलो, एफबीडी कहां बैठ के बनाऊंगा मैं, वेज। वेज पे बैठ के मैं एफबीडी बना रहा हूं। तो मैंने स्मॉल एम का मैंने एफबीडी बनाया, ध्यान से देखो। इस पे एक तो लिख रहा होगा नीचे एमजी, ऊपर लग रहा होगा फ्रिक्शन, FR1 बोल दिया मैंने। एक इस पे इधर लग रहा होगा नॉर्मल, और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, सूडो फोर्स। वो किधर लगेगा बोलो, लेफ्ट के राइट, कितना लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब वेज के रिस्पेक्ट में ये किस में है, रेस्ट पे है, स्टेशनरी है। इसका मतलब सारे फोर्सेस क्या होने चाहिए, बैलेंस। यहां से मुझे पता चलेगा नॉर्मल कितना है, MA। टेंडेंसी है, एक्चुअल मूवमेंट नहीं है, क्या है, टेंडेंसी। तभी तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। फ्रिक्शन तो मूव करे या मूव करने की टेंडेंसी हो, दोनों केसेस में लगता है। बोलो, वही कर रहे हैं सुन ध्यान से। तो यहां से मुझे पता चल गया नॉर्मल की वैल्यू बोलो कितनी है, MA। फ्रिक्शन कितना लग रहा है बोलो, mg। ये हमारा 1, ये हमारा 2। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है, नहीं है, बहुत अच्छी बात है। टेंशन नहीं लगेगा। अब तुम्हें कैसे पता चला कि फ्रिक्शन अकेला उसको बैलेंस कर रहा है, ऐसे कैसे निकाल लोगे, म्यू ग्रेटर देन 1 तुम्हें कैसे पता है, क्वेश्चन में कहां दे रखा है, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं दे रखा, क्वेश्चन में नहीं दे रखा। इसका मतलब हमें टेंशन को भी क्या करना पड़ेगा, कंसिडर, T मान लो। तो इस इक्वेशन में क्या आ जाएगा बोलो,
फ्रिक्शन के साथ एक चीज और क्या ऐड कर देंगे, टेंशन। ये लो जी टेंशन, उसको भी कंसिडर कर लो। हम वो केस क्यों मान के चले, नहीं उस केस को हटा ही दो, पहले अपन ले लिया था वैसे तो म्यू लेस देन 1, अरे लिखवा दिया था ना म्यू इज लेस देन 1। मान लो म्यू ग्रेटर देन 1 होता तो ये वहीं पे बैलेंस कर लेता। अरे वो केस भी हो सकता है जिसमें टेंशन ना लगे। अरे समझ गए क्या, तो अपने आप टी की वैल्यू 0 आ जाएगी, हम उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वैसे वाले टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन तो लेना पड़ेगा, ये वाला टेंशन तो, दिमाग वाली टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां से हमारी इक्वेशन क्या आ गई, टी प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम जी। अबे आगे की नोट आई, इसका एफबीडी बनाएंगे तो इस पे क्या कहेंगे बोलो, इस पे बोलो क्या लगेगा, इस पे क्या लगेगा टेंशन, और क्या लगेगा, किधर लगेगा पीछे, कितना एम में, और फ्रिक्शन किधर लगेगा, यहां से बोलो क्या आया, टी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बोलो, फ्रिक्शन प्लस एम में, बोलो जी। फ्रिक्शन आगे क्यों लगेगा, जब मैं इसको नीचे मूव करने की टेंडेंसी मान रहा हूं, तो इसमें फ्रिक्शन किधर लग रहा है नीचे, तो इसके भी किधर जाने की टेंडेंसी है आगे, तो इसमें फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा पीछे, किधर, हाँ निकालेंगे जरूरत पड़ेगी तब। नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी एम जी, अरे नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी एम जी। अच्छा पता, पहले बताओ यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास कितने अननोन हैं, म्यू ग्रेटर देन, म्यू ग्रेटर देन कितना हुआ, क्यों, हाँ फ्रिक्शन आगे लगना स्टार्ट हो जाएगा, रस्सी ढिल्ली है, रस्सी ढिल्ली है तो उसके सूडो उसके रेस्पेक्ट में किधर जाने के चांसेस हैं पीछे की तरफ, तो उसमें फ्रिक्शन किधर लगना स्टार्ट हो जाएगा पीछे। यही तो बताया था फ्रिक्शन की खासियत है, बोलो क्या, गिरगिट है, क्या बदल लेता अपनी डायरेक्शन, कि वो जिधर उसकी रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी होती है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। समझ नहीं आया यार तुम्हें, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो यहां से मुझे एक बात बताओ, तुम कितने नोन है हमारे पास, 4 अननोन, नॉर्मल तो हमें पता चली गया, एफ को भूल जाओ, वो तो लास्ट की कंडीशन में आ जाएगा हमारा। हमारे पास इक्वेशन कितनी है, तीसरी कहां से लाए, कंस्टेंट तो हमने लगा ही लेंगे, कंस्टेंट तो हम लगा ही चुके, देखो सोचो कहां लगाया हमने कंस्टेंट, कंस्टेंट तो हम लगा चुके हैं, तीसरी इक्वेशन कहां है, किसकी, कौन से एम की, उस पे क्या इक्वेशन लिखोगे, हाँ क्या रिलेटिव जीरो करेंगे, अरे वेज पे इक्वेशन लिखोगे, वेज का एफबीडी बनाओ ध्यान से, देखो देखो ध्यान से, ये वेज का एफबीडी बनाएंगे, इस पे इस साइड में क्या लग रहा है, अरे देखो ध्यान से, इस पे टेंशन, इधर क्या लग रहा है टी, अगर इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो इस पे किधर लग रहा होगा आगे, और इस पर किधर लग रहा होगा फ्रिक्शन, ये 1 है और ये क्या है 2, इसका जो एक्सेलेरेशन होगा वो किस साइड में है आगे, यहां से मुझे एक समझ में आएगा फ्रिक्शन की वैल्यू टेंशन से क्या है ज्यादा, हाँ सॉरी एफ भी है, इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते, अरे यस और नो, क्या एन कौन सा, नहीं लगाएगा तो सही, जरूरत नहीं क्या नहीं पड़ेगी, ये ले हॉरिजॉन्टल फोर्स तो लग ही रहा है, क्या सूडो से आ जाएगा, को एम लगाएगा, लेकिन वो तो वर्टिकल में लगाएगा, हमें उस डायरेक्शन से मतलब नहीं है, लिख लो N2 mg भी लगेगा, बट वर्टिकल में हमें पढ़ना ही नहीं ना, हमें सिर्फ किसको देखना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को, हमें सिर्फ किसको देखना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक इक्वेशन आ जाएगी, अरे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, क्या इक्वेशन लिखोगे बोलो, FR2
माइनस टी इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए हमारा आ चुका है। एन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले से ही। एन की वैल्यू कितनी है, मास इंटू एक्सेलरेशन। हमारे पास कितने अननोन है, चार। कौन कौन, ए एफ आर वन एफ आर टू टी। और हमारे पास इक्वेशन कितनी है, चार। कहां पर है, क्यों 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 होगा, बोलो। अननोन पांच है क्या, हम एफ आर वन एफ आर टू को म्यू एन वन म्यू एन टू वो तो तब लिखते जब लिमिटिंग कंडीशन होती। हमें लिमिटिंग लगा के ही सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बाकी तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि हम आप इसमें क्या बोल रहे हैं, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। मतलब हम लिमिटिंग कंडीशन लगा रहेंगे, जस्ट इतना फोर्स तो हमें जस्ट चाहिए ही चाहिए। अगर इतना नहीं लगाएंगे तो ये क्या कर रहा होगा, स्लाइड कर रहा होगा। तो एफ आर वन की वैल्यू कितनी लिख दोगे, एफ आर वन की वैल्यू कितनी लिख दोगे, म्यू एन वन। और एफ आर टू की वैल्यू क्या लिख दोगे, म्यू एन टू। नहीं समझे क्या, हमने लिमिटिंग कंडीशन क्यों ली, क्वेश्चन में बोला है। अरे ये सोना चंटुश, तो समझ में आई बात। तो यहां पर एफ आर वन की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, म्यू एन वन। जो ही हमारी म्यू एन वन आ गई, इसका मतलब हमारा टेंशन की वैल्यू भी आ गई। नहीं समझे, टेंशन की वैल्यू आ गई तो इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो। कंडीशन, यहां पे हम कंडीशन लिख देंगे। कौन सी कंडीशन, कि भाई साहब ये जो टेंशन है वो इन दोनों से क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन। यहां से रिक्वायर्ड फ्रिक्शन निकालेंगे। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन बोलो क्या आएगा, टी माइनस एम में। अरे आएगा कि नहीं आएगा, अरे ये सुनो संतोष, अरे बोलो। और ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू से क्या होना चाहिए, कम। मैक्सिमम, इस पर मैक्सिमम लगेगा, ये नीचे जा रहा है, इस पे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि टेंडेंसी तो मूव करने की इसकी है, उसकी थोड़ी ना है। ये तो तब मूव करेगा जब ये करेगा। हाँ, हमें तो एफ की कंडीशन निकालनी है, इसलिए लिखने इक्वल टू पुट कर दो, मिनिमम आंसर आ जाएगा। है इसमें मैक्सिमम मान लो, मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू एस एम। जस्ट वो टेंडेंसी है इसके नीचे मूव करने की। नहीं समझे, बोलो बोलो भाई साहब, आ गया क्या, पक्का। अरे बोलो। अच्छा सुनो, इसका और सिंपलर, लेट से मैं यहां से फ्रिक्शन हटा रहा हूं। अब करो, पहले एक बार यहां से फ्रिक्शन हटा दिया, स्मूथ कर दिया। अब करो क्वेश्चन को सॉल्व, अब करो इसको सॉल्व। ये करो पहले, एक बार ये वाला क्वेश्चन करो, ये थोड़ा और आसान हो जाएगा। इसको एक सरफेस को स्मूथ रखो, एक को रफ रखो। अब इस क्वेश्चन को वापस लिखो, फिर उस पर वापस आते हैं। लिखो, आधा पेज, एक पेज। ये वाली सरफेस स्मूथ मान लो, एक सरफेस रफ लेके सॉल्व करो।
वही क्वेश्चन सेम। दो बनेंगे इसमें भी। मेरे को शुरुआत ही यहाँ से करनी चाहिए थी, मैंने डायरेक्ट टफ से शुरू कर दी पहले ही। है ब्लॉक नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, शुरुआत यहीं से करनी चाहिए थी ना। क्या हुआ, हवा नहीं लग रही? ये वाली हवा नहीं। क्या हुआ चिंटू, तबीयत ज्यादा खराब है? खांसी? हम्म म्यू म्यू है बेसिकली। जब म्यू की वैल्यू नहीं गिवन होती है ना, तो उसके बहुत सारे केसेस बना के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन म्यू की वैल्यू गिवन होगी तो हमें डेटा पता रहता है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि म्यू इतना है। म्यू लेस देन 1 है मान के चलो, है कैसे? फिर तो अगला क्वेश्चन भी मैं बाद में कराऊं, पहले आसान वाले कराऊं। नहीं हुआ, अब तो हो जाना चाहिए था यार। चलो करो करो। हाँ वही कर लेते हैं पहले। यहाँ से स्मूथ है ये मान लो, या इसके टच में नहीं है कोई सा भी केस में, ये टच में है, स्मूथ है, ये सरफेस कैसी है, स्मूथ है, ठीक है जी। और यहाँ पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये मास भी एम है, ये कैपिटल एम है। यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू। पहला केस लेके चलते हैं, लिखो जी पहला केस। पहला केस क्या मान के चलेंगे? टेंडेंसी कौन सी साइड में जाने की है बोलो? टेंडेंसी किस साइड में? मूविंग डाउनवर्ड। कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? पीछे की साइड। किधर लग रहा होगा? पीछे। मैंने मान लो इस पे एफ फोर्स लगाया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, अगर हम एफ फोर्स लगा रहे हैं तो बताओ सिस्टम का एक्सेलेरेशन कितना होगा? तुम क्या कहोगे? एफ अपॉन टोटल मास, वो कितना है? एम प्लस 2m। तुम कह दोगे जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सिस्टम का एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, ए का मैं अगर एफबीडी बनाऊं तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? mg। ऊपर की लग रहा होगा टेंशन, इधर लग रहा होगा नॉर्मल। अब देखो ग्राउंड पे बैठ के सॉल्व करने और वेज पे बैठ के सॉल्व करने में क्या डिफरेंस आएगा ये बताओ मुझे। ग्राउंड पे बैठ के सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे इसका एक्सेलेरेशन इधर है, और वेज पे बैठ के सॉल्व करेंगे तो हम इस पे सूडो लगा के कहेंगे ये रेस्ट पे है। नहीं समझे क्या? तो मैं अगर वेज पे बैठ के इसका एफबीडी बनाऊं, कहां पर बैठ के? वेज पर, तो इस पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक सूडो। वो कितना होगा? ma। तो इस केस में सिस्टम, ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है? इक्विलिब्रियम में। कौन? ए अगर इक्विलिब्रियम में है तो हमें पता चल गया टेंशन की वैल्यू किसके इक्वल है? mg। और एन की वैल्यू किसके इक्वल है? ma। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई भाई साहब 2। समझ गए क्या? अब हमें कंडीशन लिखनी है, तो कंडीशन हम किस ऑब्जेक्ट पे लिखते हैं जिसपे कौन मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फ्रिक्शन। तो हम किसका एफबीडी बनाएंगे? बी का। इसका नाम दे दिया बी। तो हम बी का एफबीडी बनाएंगे। बी पर हम क्या कहेंगे
कि भाई साहब अगर ये नीचे जाने की टेंडेंसी है तो इसका इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो किधर लगेगा, पीछे, और इस पे जो टेंशन लग रहा है वो किधर लग रहा है, आगे। और अगर ये स्टेशनरी है, अगर ये स्टेशनरी है तो इस पे लगने वाला फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, लगने वाला फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, इस पे एक सूडो भी तो लगाएगा, सूडो किधर लगेगा, पीछे। अरे ये सुनो संतोष, तो यहां से फ्रिक्शन जो हमें इसको रोकने के लिए चाहिए वो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना है, तुम क्या कहोगे, रोकने के लिए कितना हमें चाहिए फ्रिक्शन, तुम कहोगे T माइनस एम में। लेकिन फ्रिक्शन ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड लगता है, फ्रिक्शन की एक क्या होती है, लिमिट, लिमिट होती है। तो जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है तुम्हारा, इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, बोलो क्या होना चाहिए, एफ मैक्स। ये सुनो संतोष, रिक्वायर्ड कितना है बोलो, T माइनस एम। टी की वैल्यू देखो मैंने वहां से निकाल रखी है, बोलो कितनी है, टी की वैल्यू बताओ कितनी है, टी की वैल्यू mg माइनस एम ए, इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू mg। तो यहां से बोलो क्या आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा बोलो, ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो म्यू 1 प्लस एम जी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एम में, या एम कट जाएगा, एम कट ही जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ यार, 1 प्लस म्यू आएगा ये ना, दिमाग कहाँ है मेरा। एम से एम क्या हो गया, कट गया। तो यहां से ए कितना आ जाएगा बोलो, 1 माइनस म्यू इंटू जी। अरे यही तो आया, इक्वल टू नहीं लगाएंगे, ए मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। अरे यही तो आएगा। और वहां से हमारे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमने निकाली थी, बोलो क्या, ए की वैल्यू वहां से देखो क्या होनी चाहिए, एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस 2m। इट तो ये मस्ट बी इक्वल टू 1 माइनस म्यू इंटू जी। तो एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तुम क्या कह दोगे, m प्लस 2m इंटू 1 माइनस म्यू इंटू जी। देखो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना होगी, मुझे आंसर्स वगैरह कुछ याद नहीं रहता है, जो आंसर आता वही आंसर अपना। तो देखो ये मिनिमम वैल्यू अपने आप आ गई ना, ये फोर्स की, ये मिनिमम वैल्यू आई कि मैक्सिमम, अरे ये मिनिमम आई कि मैक्सिमम, मिनिमम। आ गई क्या बात समझ में, अरे आ गई क्या चिंटू, पक्का। ये कौन सा केस है जब हमें फोर्स की क्या वैल्यू निकालनी होती, मिनिमम। मिनिमम लगती तो ब्लॉक के किधर जाने की टेंडेंसी है, नीचे, किधर जाने की टेंडेंसी है, नीचे। अब ध्यान से देखो, मैं अगर इस ट्रॉली पे फोर्स लगाऊंगा, इस वेज पे फोर्स लगाऊंगा, तो धीरे धीरे फोर्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा, तो क्या होगा बोलो, क्या होगा बोलो। इस पे भाई साहब अगर मैं वेज पे बैठ के देखूंगा तो मेरे को ये पता चल रहा है कि नॉर्मल की वैल्यू बढ़ रही है, नॉर्मल बढ़ रही है तो फ्रिक्शन की बढ़ रही है। अरे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ते 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 एमजी से ज्यादा हो सकती है, हाँ, क्योंकि मैं तो अनलिमिटेड फोर्स लगा सकता हूं। बोलो जी, क्लियर है कि नॉट क्लियर। तो जो ही फ्रिक्शन की वैल्यू mg से ज्यादा हो जाएगी, ये ब्लॉक किधर जाना शुरू कर देगा, ऊपर। जो ही ऊपर जाना शुरू करेगा, मतलब ये ब्लॉक भी किधर जाना शुरू करेगा, इधर। तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगना स्टार्ट हो जाएगा, पीछे। ये बात समझ में आई जो मैंने समझाया, अरे ये समझ में आया क्या, अरे क्या चल रहा है तुम्हारा, ए मैं नीचे बढ़ा दूंगा तेरे को, फिर तू पीछे पीछे कर तक खुद ही गुलाटियां मारेगा यहाँ पे। उत्पलाव क्यों हो रहा है तू, समझ में आया मैंने क्या कहा, क्या समझ में आया, कि मैं फोर्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा, अगर मैं वेज पे बैठ के देखूंगा तो नॉर्मल की वैल्यू बढ़ेगी। देखो अभी यहां से फोर्स की वैल्यू बढ़ाई तो एक्सेलेरेशन बढ़ा, एक्सेलेरेशन बढ़ा तो नॉर्मल बढ़ा, नॉर्मल बढ़ेगा तो क्या होगा, नॉर्मल बढ़ेगा तो क्या होगा बताओ, कौन सा फ्रिक्शन, कौन सा स्टैटिक, यहां तो फ्रिक्शन है ही नहीं। अरे इस पे भी तो लग रहा है सूडो, किधर गया ये वाला। तो इस एम ए की वैल्यू इस टेंशन से क्या हो जाएगी, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी।
अरे यस और नो, एम ए की वैल्यू टी से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टी से जो ही वैल्यू बढ़ेगी, तो सोचो एम ए की वैल्यू टी के इक्वल होगी तो ठीक है, एम ए की वैल्यू जो ही टी से ज्यादा होगी फ्रिक्शन किधर जाना शुरू कर देगा, पीछे, क्योंकि तो सेल्फ एडजस्टिंग है ना ये तो इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, पीछे। तो वो वाला केस करो, लिखो केस टू, लिखो केस टू। केस टू क्या लिखोगे, ए फोर्स इज सच दैट small b is moving small b is having tendency to move towards left, second case। या ए के लिए लिख सकते हो मूविंग अपवर्ड का केस हो। करो सॉल्व उस केस को, खुद से सॉल्व करो, कर सॉल्व। क्या आंसर आया, कहां पर, करो सब बच्चे करो सॉल्व। टेंशन की क्या इस वाले ब्लॉक पे कुछ छेड़खानी होगी क्या, इस वाले ब्लॉक पे बताओ कोई छेड़खानी होगी, नहीं। इस वाले ब्लॉक पे छेड़खानी क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन था ही नहीं, तो फ्रिक्शन की कोई डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुई, तो इस वाले ब्लॉक की इक्वेशन एज इट इज रहेंगी। सिर्फ कौन से वाले ब्लॉक की इक्वेशन है जो चेंज हुई है, इस वाले की, क्योंकि जो ही ब्लॉक इधर जाने की कोशिश करेगा इस पर फ्रिक्शन किधर लगना स्टार्ट हो जाएगा, पीछे की तरफ, तो इसका एफबीडी चेंज हो जाएगा बस। ये जो फ्रिक्शन हमने इस साइड लगाया है ना, इस वाले फ्रिक्शन को जो हमने इस साइड लगाया है, बस इसको हमें क्या कर देना है, पीछे की तरफ लगा देना है। तो यहां से बस फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है वो कितना हो जाएगा बोलो, एम ए माइनस टी। क्या हो जाएगा, एम ए माइनस टी। तो बस यहां पर क्या लिख देंगे, उल्टा करके लिख देंगे। क्या उल्टा करके लिख देंगे, एम ए माइनस टी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी, और t की वैल्यू मैंने वहां से निकाल रखी है, तो एम ए मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी प्लस एम जी। तो क्या आ जाएगा बोलो, m तो उड़ जाएगा, a मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, बोलो क्या होना चाहिए, 1 प्लस म्यू इंटू जी। अब बस इस वाली चीज को हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर, तो ये माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, साइन भी रिवर्स हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। साइन रिवर्स बोलो क्यों होंगे, बोलो ये फोर्स की क्या कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम। हमने कंडीशन किसके लिए सॉल्व करा है, ये किस पर रहना चाहिए, इसके रेस्पेक्ट में स्टेशनरी। इसका मतलब इससे कम होगा फोर्स तब भी ये स्टेशनरी नहीं रहेगा, और इससे ज्यादा होगा तब भी स्टेशनरी नहीं होगा। याद करो ऐसा एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था फ्रिक्शन के लेवल में, बहुत पहले, इंक्लाइंड प्लेन पे, याद है क्या, कि फोर्स की मिनिमम वैल्यू से कम होगी तो उसके नीचे आने की टेंडेंसी होगी, और फोर्स की वैल्यू से ज्यादा बढ़ जाएगी तो किधर जाने की टेंडेंसी होगी, ऊपर की तरफ। ये वही क्वेश्चन है जिसमें फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। समझ में नहीं आया यार तुम्हें, बोलो जी, हैं, बोलो आ गया समझ में, पक्का। अब वापस चलते हैं अपन, फिर एक काम करो, इस क्वेश्चन को भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, यहां से आ जाओ, करो ये क्वेश्चन 3 ब्लॉक का, आसान क्वेश्चन है, करो। करें, कैसे करेंगे क्वेश्चन, जो थोड़ी देर पहले जैसा हमने 2 ब्लॉक में करा है वही कॉन्सेप्ट हम किस में लगाएंगे, 3 ब्लॉक में। जो कॉन्सेप्ट हमने 2 ब्लॉक्स में लगाई है वही कॉन्सेप्ट अपन किस में लगाएंगे, 3 ब्लॉक्स के अंदर लगाएंगे। स्मूथ, जहां नहीं दे रखा वहां पे स्मूथ है। ए मैक्स किसका निकालोगे, क्वेश्चन पूछा क्या, ये तो देख,
तुम्हें देखना है, क्या पता ये दोनों साथ चल पाए, क्या पता ये दोनों साथ चल पाए, क्या पता कोई साथ ना चल रहा हो, क्या पता तीनों साथ चल रहे हो। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, सुनो ध्यान से। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि भाई साहब अगर तीनों साथ साथ चल रहे हैं, इनके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, तो हम इसको क्या मानेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए चिप को। ए चिप को बोलो क्या होगी, जो ही मैं इसको ए चिप को मानूंगा ये वाला फ्रिक्शन इंटरनल होगा, ये वाला फ्रिक्शन इंटरनल होगा, यहाँ कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो बोलो क्या होगा, एफ नेट अपॉन टोटल मास। एफ नेट बोलो कितना है 10 न्यूटन, टोटल मास कितना है 12, तो कितना आ जाएगा 5/6। अगर चिपक कर चलेंगे तो कितने एक्सेलरेशन से चलेंगे 5/6 पे। हाँ समझ में आएगी नोट आई बात। अगर चिपक कर चलेंगे तो कितने एक्सेलरेशन से चलेंगे बोलो, अगर चिपक कर चले तो कितने एक्सेलरेशन से चलेंगे बोलो 5/6 से। अब हमें देखना यह है क्या इसका 5/6 एक्सेलरेशन हो सकता है, इसका तो हो ही जाएगा क्योंकि इस पे तो फोर्स लग रहा है, और हमें ये चेक करना है क्या इसका 5/6 एक्सेलरेशन हो सकता है। तो हम इसको नाम दे देते हैं, इसका नाम दिया ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। बताओ सबसे पहले ए की बात करें, क्या ए का एक्सेलरेशन इतना हो सकता है क्या, हम कहेंगे इस पे क्या लग रहा होगा फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लगाएंगे हम, तो वो कितनी होगी बोलो म्यू एस एन। म्यू एस कितना है बोलो यहाँ पर 0.2 और एन कितना है 20, तो कितना आ जाएगा 4। तो इसका ए मैक्स कितना हो जाएगा बोलो, ए का ए मैक्स बोलो कितना हो जाएगा 4/2, कितना हो गया 2। क्या ये इसके साथ चिपक कर चल सकता है, हाँ। अरे क्या इसका ए मैक्स ए चिपको से कम है कि ज्यादा, ज्यादा है, तो क्या ये साथ चिपक कर चल सकते हैं, हाँ। कैसे चलेंगे, फ्रिक्शन अपने आप को क्या कर लेगा एडजस्ट। ये तो हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाली, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है। इसका मतलब हमें पता चल गया ए और बी चिपक कर चल रहे हैं। अब हम किसको चेक कर लेते हैं, सी को। सी का देखो जी, सी पर भी देखो ध्यान से, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला ब्लॉक किधर जा रहा है आगे, तो यहां फ्रिक्शन किधर लगेगा पीछे, और इस पर किधर लगेगा आगे। इस पर भी फ्रिक्शन क्या लगाओगे मैक्सिमम, वो भी कितना होगा बोलो म्यू एस इंटू एन टू। म्यू एस बोलो कितना है इस जगह पे, इस सरफेस पे 0.3, इस जगह पे n2 कितना आएगा, इन दोनों का मास, वो कितना होगा 50, तो कितना आ जाएगा 15, और इसका केजी एक्सेलरेशन कितना है, मास कितना है 3 kg, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 15/3, कितना आ जाएगा 5। इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है 5, 7 है क्या उसका, ठीक है जो भी है, तो कितना आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग है, 2.1 आगे जो भी आएगा, समझ गए ना। क्या ये ए चिपको से कम है, हाँ। इसका मतलब तीनों साथ साथ चल सकते हैं, तो मतलब तीनों साथ साथ चलेंगे, तो एक्सेलरेशन कितना होगा 5/6, तीनों का सेम। ऊपर वाले का ही बता तो दिया, नहीं समझे यार। 3 ब्लॉक हैं तो भाई साहब हम तीनों को स्टडी कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 2-2 करके बना देंगे उनका, चेक कर लेंगे। तो तीनों का एक्सेलरेशन कितना आएगा 5/6, कॉमन एक्सेलरेशन से जा रहे होंगे, छाप लो जल्दी से। छपाओ जल्दी से। ये भी किस टाइप की प्रॉब्लम है, ब्लॉक और ब्लॉक, किस पर, हाँ हाँ हाँ। तुम फ्रिक्शन को पूरा क्यों लगा रहे हो, कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा इस समय, स्टैटिक, और वो उतना ही लगेगा जितना रिक्वायर्ड। और तेरे से मैं ये सवाल पूछ लेता, बताओ हर सरफेस पे कितना फ्रिक्शन लगा रहा है, चल निकाल, देखा आंसर को मैच कराता हूं तेरे। बताओ हर सरफेस पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है, यहां बताओ कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, यहां कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, हम कहेंगे 2 kg का है बिडी। इसका एक्सेलरेशन हमें पता है कितना है बोलो 5/6, हमने चेक कर लिया, तो इसमें फ्रिक्शन उतना ही लगेगा ताकि इसका एक्सेलरेशन 5/6 हो सके। तो क्या कितना फ्रिक्शन लगेगा कि सरफेस में m इंटू ए, मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है 5/6, तो कितना आ जाएगा 5/3। ऊपर वाली सरफेस पे कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा 5/3। फिर किस पे देखेंगे 7 kg, 7 kg पे बताओ भाई साहब कितना फ्रिक्शन लगेगा, 7 kg पे इतना फ्रिक्शन लगेगा कि इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ कितना हो 5/6। तो लो जी फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तुम क्या कहोगे मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 7 इंटू 5/6 मतलब कितना 35/6। तो इस पे म्यू एन नहीं लगेगा। अब 3 kg का निकाल के देख लो, आंसर 5/6 अपने आप आ जाएगा। नहीं समझे, बोलो जी, आ गया ना, आएगा ही आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन कैसा फोर्स है सेल्फ एडजस्टिंग, वो उसकी एक ही ख्वाहिश है, याद करो क्या,
रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, तो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। हम ये मैक्सिमम क्यों निकालते हैं, हम ये देखते हैं कि फ्रिक्शन कितना इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा सकता है। लेकिन अगर ये साथ साथ चलने वाले से ज्यादा प्रोवाइड कर सकता है तो ये अपने आप को एडजस्ट करेगा, और इतना एडजस्ट करेगा कि वो साथ साथ चले। नहीं समझे? क्योंकि उसकी ख्वाहिश है कि साथ साथ चलाना है, ना कि रिलेटिव स्लिपिंग करवानी है। समझ गए क्या? आगे बढ़े? मिटा दूं? मिटा दूं क्या? नेक्स्ट करो जी। अच्छा, ये तो मेरे को कराना है। ये थोड़े से अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं। ये जैसे ग्रूविंग का क्वेश्चन था ना कल, एक उसी तरह का क्वेश्चन है ये। देखो ध्यान से, ग्रूविंग में मान लो अपन ने कल डिस्क को वर्टिकली रख लिया था, हम हॉरिजॉन्टली भी रख सकते थे। ग्रू इसका मतलब समझा दो, क्रेट का मतलब क्या होता है। देखो ये है ऐसे ऐसे, ठीक है। अब सोच इसके ऊपर मैं किसी ब्लॉक को रखूं, मैंने इसको रखा ऐसे, तो कितनी सरफेसेस के कांटेक्ट में है ये रिमोट? कितने सरफेसेस के कांटेक्ट में है? कितने में? 2। इस पे कितने फ्रिक्शन लग रहे होंगे? सोचो, ये ऐसे नीचे आ रहा है एग्जांपल के तौर पे, ये लेट से नीचे आ रहा है ऐसे, समझ गए क्या? तो इस पे कितने फ्रिक्शन लगेंगे? 2। कौन कौन से बोलो? एक तो इधर और एक इस वाली सरफेस पे। इस वाले पे अगर हम देखेंगे तो कौन सा नॉर्मल काम में आ रहा होगा? ये वाला। और इस वाली सरफेस पे देखेंगे तो कौन सा नॉर्मल काम में आ रहा होगा? ये वाला। नहीं समझे? तो इस ब्लॉक पे कितने नॉर्मल लग रहे होंगे? 2। अगर मुझे मान लो ये भी, इस पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ1 है और इसका नॉर्मल n1 है, इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ2 है और नॉर्मल n2 है, तो यहाँ कितना फ्रिक्शन लग सकता है? अगर ये चल रहा होगा तो काइनेटिक कितना लग रहा होगा बोलो? μ1 n1। और इस पर कितना लग रहा होगा? μ2 n2। नहीं समझे? और अगर दोनों जगह म्यू है तो क्या लग रहा होगा? म्यू n1 और म्यू n2। नहीं समझे? मैं अगर नेट नॉर्मल तुमसे पूछता, नेट नॉर्मल किधर लग रहा होता? नेट नॉर्मल बताओ। अच्छा एक बात बताओ, जब ये स्लिप ऐसे हो रहा है तो फ्रिक्शन के बीच में एंगल कितना होगा? इस फ्रिक्शन और इस फ्रिक्शन के बीच में कितना होगा? क्यों भाई? इसका मोशन तो इधर ही है ना, फ्रिक्शन तो मोशन के अपोजिट लगता है, मोशन तो इधर ही हो रही है। तो ये वाली सरफेस पे इस फ्रिक्शन किधर लगा रही होगी? पीछे। ये वाली भी किधर लगा रही होगी? पीछे। हाँ, ऐसे जा रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर ही लगेगा। कैसे? ऐसे, मतलब इसको इंक्लाइन करें ऐसे? हाँ कर दे, इंक्लाइन कर दे। ये तो मैंने हॉरिजॉन्टल रख रखा था, इंक्लाइन कर दे। इंक्लाइन करेंगे तो क्या होगा? है, मान लो मैं कोई फोर्स से चला रहा हूँ इसको, मेरी मर्जी। नहीं समझे? और मैं इंक्लाइंड पे रखूंगा तो सोचो, ये इसी क्रेट को मैंने ऐसे रख दिया 90 डिग्री पे, ये ऐसे है, ये तो ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये गिर जाएगा रिमोट। समझ गए क्या? मैंने इसको ऐसे रख दिया, देखो जी, समझ रहे हो ना? अरे इंक्लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा इस पे? मैं तुमसे नेट नॉर्मल पूछता तो नेट नॉर्मल किधर लगता? दोनों सरफेस के नॉर्मल का रिजल्टेंट तुमसे पूछता तो बोलो क्या होता? किस डायरेक्शन में लग रहा होगा बताओ? ऐसे होगा तब तो एक नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर और दूसरा लग रहा होगा इधर। जो ही मैंने इसको ऐसे कर दिया, नॉर्म ऐसे इंक्लाइंड है। सोचो 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 सोचो, दिमाग दिमाग लगाओ। अब मैं एक कोशिश करूंगा 3D ज्योमेट्री बनाने की, वो तुम्हें पता ही है मैं शानदार बनाता हूं, तुम समझ जाओगे, लेकिन तुम इंटेलिजेंट हो ना इसलिए समझ जाओगे। सुनो ध्यान से, ऐसे हैं ये दोनों सरफेसेस। नहीं समझे? हैं? समझ गए ना? तो इसका नॉर्मल किधर होगा? ऐसे। इसका नॉर्मल किधर होगा? ऐसे। तो
इसका एफबीडी बनाएंगे तो इस पे एक नॉर्मल तो ऐसे आएगा, दूसरा नॉर्मल कैसे आएगा, ऐसे n1 n2। अरे यही तो आएगा, नहीं समझे भाई साहब? तो ध्यान से देख, मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा, नीचे की तरफ इस पे क्या लग रहा होगा, mg। अरे क्या लग रहा होगा, mg। बहुत अच्छी बात है। ये एंगल कितना बना रहा होगा, थीटा। तो ये भी कितना बना रहा होगा, थीटा। तो n2 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, n2 cos थीटा। अभी बताता हूँ, ये थीटा। याद कर, इंक्लाइंड अगर हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाता है तो उसका नॉर्मल वर्टिकल से थीटा बनाता है। नहीं समझे? तो ये क्या आ जाएगा बेसिकली, यहां से n1 और n2 इक्वल आ जाएंगे, यहां से n1 और n2 क्या आ जाएंगे, कब इक्वल हो जाएंगे दोनों, थीटा थीटा कब होंगे, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 45। क्योंकि ये 90 है तो ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या होंगे, 90, और एक 90 माइनस थीटा, एक थीटा है, तो एक क्या हो जाएंगे, 45 45। और अगर अलग अलग हुए तो ये कितना हो गया 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके साथ क्या बना रहा होगा, 90 माइनस थीटा है। क्यों, क्योंकि ये थीटा है तो इसका नॉर्मल ये वाला थीटा होगा, और ये कौन सा होगा, 90 माइनस। बिल्कुल सही। नहीं समझे? अब इस क्वेश्चन को लिखो, ये डायग्राम बनाओ, ऐसे तुम 3D में बना लेना, ऐसे डबल डबल करके, समझ गए क्या? ये ऐसे करेट रखी हुई है, इस पे एक छोटा सा ब्लॉक है ऐसे m मास का, दोनों के कांटेक्ट में है वो। अरे ये ऐसे पूरा है ना नालायक, ये ऐसे पूरी सरफेस है, समझ गए? और ये दीवार ऐसे है। अभी तो दिखाया नहीं क्या तेरे को यार, कौन सा डायग्राम में? अरे तो ठीक है यहाँ रख ले, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। अरे ये वाला है और ये दीवार बाहर है, तू मेरा 3D नहीं समझ रहा है। अब एक गधे, ये हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है और ये ऐसे वाला पार्ट है, तो इसके साथ ये कांटेक्ट में, इसके साथ ये कांटेक्ट में है। नहीं समझे? ये ऐसे है भाई, ये दीवार ऐसे है और ये वाली ऐसे है, तो इस वाले के साथ तो ये फ्रिक्शन लगेगा, इस वाले के साथ इधर फ्रिक्शन लगेगा। वो मेरी 3D, हाँ तुम 3D पे शक कर रहे हो हैं? तुम बना लो भाई, तुम्हें ज्यादा आ रहा है तो। समझ गए ना क्या डायग्राम बनाना चाह रहा हूं मैं, है? अब मैंने तुमसे ये पूछा फाइंड आउट एक्सेलेरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, और थीटा ले लो, 45 ले लो, चलो आसान वर्जन कर लो, 37 का भी कर सकते हो, करो जी। डायग्राम समझ गए ना? अरे फील आ गई ना क्या डायग्राम है? अब वो डायग्राम नहीं बनेगा मेरे से, वो तुम बनाओगे, हैं? तुमसे भी नहीं बनता है, मेरे बराबर हो तुम। सही है, जिस आदमी का डायग्राम कम होता है, खराब होते हैं, डायग्राम खराब होते हैं, जिसके डायग्राम अच्छे होते हैं उसमें क्रिएटिविटी होती है, वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ज़्यादा, और जिसके डायग्राम खराब होते हैं वो डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनका दिमाग ज़्यादा चलता है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे मैंने देखे हैं इंजीनियरिंग में, इतने शानदार शानदार डायग्राम बनाते हैं, भयंकर लेवल के। इनफैक्ट सिविल इंजीनियर्स को तो डायग्राम आना ही चाहिए, आर्किटेक्ट्स को डायग्राम आना ही चाहिए, उनका तो सारा खेल ही डायग्राम का है। समझ गया ना भाई सब क्वेश्चन? ठीक है, बढ़े आगे, चलो लिखो जी।
कर ले, म्यू एन वन म्यू एन टू कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एन माइनस म्यू एन टू अपॉन एम, खत्म। अरे एन वन एन टू आ जाएगा, नहीं समझे क्या? ये मेरे को फिर डायग्राम बनवाओगे तुम? तो उस समय कहाँ सो रहा था क्या नालायक? इसका मैं एफबीडी बनाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, एम जी, एक नॉर्मल लग रहा होगा एन वन और एक नॉर्मल लग रहा होगा, हैं क्या हुआ, एक नॉर्मल लग रहा होगा एन टू, इनके बीच में कितना एंगल है, 90। अब सोच ये एंगल कितना है, थीटा, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। मैंने थीटा की वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री, कितनी दे रखी है 45, तो बेसिकली ये भी 45 हो जाएगा। अरे लड़के क्या कर रहा है, तो यहां से क्या आ जाएगा 2n cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा mg, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, mg अपॉन 2 cos थीटा। अब मैंने पूछा एक्सेलेरेशन, तो मैंने बताया था ना अभी तुम्हें डायग्राम में सिखाया था, नीचे की तरफ फोर्स खींचने वाला फोर्स क्या होगा, mg साइन थीटा माइनस म्यू एन टू अपॉन टोटल मास, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है उसका, अपॉन टोटल मास। हम्म हम्म ऐसे रखी हुई है करेक्ट। ये है ऐसे 90 डिग्री। हाँ किसका, अब बताओ वर्टिकल में कंपोनेंट आएगा, क्यों आएगा, जी साइन थीटा का जी साइन थीटा है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो लग ही रहा है, ये तो अलोंग द प्लेन लिखा है। बस वही तो क्वेश्चन है, तो यही तो है, ये दीवार ही तो बनाई थी ऐसे। अरे तो इसको करेट बोलते हैं इस शेप को। अब एग्जाम में आ जाएगा करेट, तो कहेगा सर ये तो कराया नहीं, दीवार वाला तो करवाया था। हाँ सोच, किधर अलोंग द प्लेन लगेगा ना फ्रिक्शन, तो एन टू, एन टू अलोंग द प्लेन क्यों होगा, तो ऐसे वाला परपेंडिकुलर है, उसी डायरेक्शन में थोड़ी ना है, दोनों का प्लेन अलग अलग है ना। अभी तो ये देख, इसका नॉर्मल किधर है, ऐसे है, ऐसे थोड़ी ना है। हम्म, ये जो 90 डिग्री इनके बीच में 90 डिग्री है, अब देख एक तो ऐसे 90 करे तब तो अलग हो गया, इस सिचुएशन में अगर ऐसे 90 कर दिया तूने, ऐसे थीटा दिया, देख ध्यान से, ये 90 है, अब एक तो ऐसे थीटा दे, एक ऐसे थीटा दे, ऐसे, हाँ, तभी तो वर्टिकल बैलेंस हो गया। अब ये ऐसे आएगा सिर्फ, ऐसे कर दिया ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई एक्सेलेरेशन नहीं होगा। हाँ तुम्हारे क्वेश्चन, तुम्हें नहीं आ रहा तो उनको क्या आएगा, ये करो क्वेश्चन, वो तो मिट गया फिर से। लो ये लो, ये क्वेश्चन करो, सेमी रफ चेन, सेमी रफ चेन का मतलब ये होता है कि कोई चेन रखी हुई है ऐसे हॉरिजॉन्टल पे, नहीं कराया, नहीं लटका नहीं रहा इसमें, इसमें मैंने कहा
इतनी जो डिस्टेंस है x इज इक्वल टू L/4, ये स्मूथ है, और यहां पर है म्यू, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी है इसकी, L, और मैंने इस पे फोर्स लगा दिया F। अब मैंने ये पूछा है जब चेन का ये वाला एंड इस जगह पहुंच जाएगा, इस जगह को नाम बोल रहा हूं मैं E, तो व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ द चेन। समझ में आया क्वेश्चन, करो। ए वाला एंड जब ई की जगह पहुंच जाएगा उस समय फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द चेन व्हेन एंड ए रीचेज एट एंड ई। आ गया तो करो। एम मास जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी। मास एम है, लेंथ टोटल इसकी एल है। इसको मैं बोल रहा हूं कुछ भी मान लो, ओरिजिन मान लो इसको 0,0। इसके इधर वाला हिस्सा सारा स्मूथ है और इसके इधर वाला सारा हिस्सा रफ है। समझ में आया? अब करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। ये कुछ हिस्सा स्मूथ है कुछ हिस्सा रफ देने से क्या फायदा क्या नुकसान है? हाँ 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 हाँ, अब दिमाग चलना स्टार्ट हो रहा है। इसमें मैंने मिक्स कर दिया काइनेमेटिक्स। ऐसे सीधा सवाल नहीं है ये, लेवल 2 में क्यों डालता है? मैं कराऊं या तुम कर रहे हो? ट्राई कर रहे हो? 1 मिनट का टाइम है, फिर करो। कुछ बच्चे सही दिमाग लगा रहे हैं एकदम, वेरी गुड, शाबाश। ज़्यादा चीज़ें टफ कराने का नुकसान भी है, फिर आधे बच्चे इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, ऊपर से जा रहा है। तुम्हारे नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, तुम्हारे तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? थोड़ा थोड़ा पूरा आ रहा है। देखो, टफ चीज़ पहली बार टफ लगती है, दूसरी बार आसान लगती है। तो एक बार तो टफ लगेगी, बट 1 2 3 4 क्वेश्चन वैसे कर लेंगे, फिर धीरे धीरे आसान हो जाएगी। इसके बाद थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन लेंगे अपन, कल ख़त्म कर देंगे फ्रिक्शन को। हम्म हम्म मुझे नहीं पता आंसर, तो मेरे को एफ बराबर एम में के आंसर याद नहीं रहते, ये तो चलो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है।
आ गया? क्या सिंप्लीफाई करती हो? बड़े से क्वेश्चन को क्या किया, टेक्निक बताओ फिर मैं समझ जाऊंगा सही करा कि गलत। एक्सेलेरेशन कितनी आई? गलत है, यहीं खत्म हो गया तेरा तो। ये भी गलत है, सारे गलत है तुम सब। चलो मैं बताता हूँ कैसे करो। चेंज होगा ना फ्रिक्शन, वेरिएबल है ना, फ्रिक्शन फिक्स थोड़ी है। तू हाँ, सही बात है। तूने लॉजिक बता के तूने कांस्टेंट ले लिया एक्सेलेरेशन। आगे तो कुछ होगा ही नहीं, एफ तो आएगा ही। क्या करो, चलो 1 मिनट और लो। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? करो फिर। किस वेलोसिटी निकालनी है चेन की? मास की? तुम दिमाग लगाओ। तो मान लो किसी टाइम टी पर ये एक्स हिस्सा आगे जा चुका है, तो जेनेरिक आ गया ना, एक्स पर डिपेंडेंट चीज आ गई वो, और फिर उसको ए एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा। ए एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ गया तो वी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकाल सकते हो। ये सिखाया है तुम्हें काइनेमेटिक्स में। एक्स तो मान लो ना, ए एक्स मतलब डिस्टेंस पोजीशन, किसी भी चीज को ओरिजिन मान के उसको मान लो कि एक्स हिस्सा आगे निकल चुका है, उस इंस्टेंट पे इतना फोर्स लग रहा होगा। ट्राई करोगे या मैं बताना शुरू कर दूं? चलो मैं बता ही देता हूँ, सुनो ध्यान से। मैंने ये मान लिया, देखो ऐसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले सॉल्व करना सीखो। हम ऐसे क्वेश्चन में मान लेते हैं कि t इक्वल टू जीरो, सुन ले, t इक्वल टू जीरो पर चेन की वेलोसिटी कितनी है इस समय? जीरो। कितनी है? जीरो। हम ये मान लें कि थोड़े समय के बाद, लेट्स से अभी अभी कितनी चेन बची हुई है जो रफ पार्ट पे है? 3l/4। कितनी है? 3l/4। मतलब फ्रिक्शन में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ इस वाले पार्ट का है। फ्रिक्शन तो इस जगह ही लग रहा होगा, आगे तो लग ही नहीं रहा होगा। यस और नो संतोष? किसी इंस्टेंट पे लेट से मैंने मान ली कि एक्स हिस्सा है जो इससे आगे निकल चुका है, इस वाली जगह से, जो बाउंड्री है ना दोनों की, इंटरफेस है, इससे एक्स हिस्सा क्या कर चुका है? आगे निकल चुका है। या मैं ऐसा कह सकता हूं ये वाला हिस्सा कितना चल चुका है? एक्स। ये वाला हिस्सा कितना चल चुका है? एक्स। नहीं समझे यार? समझ गए क्या? बहुत अच्छी बात। अगर ये हिस्सा x चल चुका है तो उस इंस्टेंट पे रफ में कितना पार्ट बड़ा होगा इसका बताओ? उस x के बाद बताओ कितना फ्रिक्शन उस इंस्टेंट पे लग रहा होगा? भाई साहब ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 3l/4। तो अब इसमें कितना हिस्सा बचा हुआ है? 3l/4 माइनस एक्स। ये तो रफ में है और बचा हुआ किस में है? स्मूथ में। नहीं समझे? ये वाला हिस्सा क्या है? रफ, और ये वाला क्या है? स्मूथ। और इसमें फोर्स कितना लग रहा है? एफ। तो इस इंस्टेंट में मैं इसका एक्सेलेरेशन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा एफ माइनस फ्रिक्शन अपॉन मास। यही तो लिखेंगे। इस इंस्टेंट पे इसका, हर एक इंस्टेंट पे एक्सेलेरेशन चेंज हो रहा है, तो इस इंस्टेंट पे इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा? नेट फोर्स अपॉन मास। एफ हमारा फोर्स है, बोलो इस इंस्टेंट में फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? तुम कहोगे फ्रिक्शन है इस इंस्टेंट पे म्यू एन। म्यू हमारा म्यू है, एन कौन से वाला हिस्से का लेंगे? सिर्फ इस हिस्से का, क्योंकि यही हिस्सा है जो फ्रिक्शन को कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस वाले एन से तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं समझे? तो इस वाले हिस्से पे नॉर्मल कितना लग रहा होगा? इसका मास। इसका मास कितना होगा? तुम क्या कहोगे? m अपॉन एल इंटू 3l/4 माइनस एक्स इंटू जी। नहीं समझे यार? ये हो गया जो इस इंस्टेंट पे फ्रिक्शन लग रहा है, बस इसको इसमें पुट कर दो। तो क्या करोगे? f माइनस म्यू एम जी बाई एल इंटू 3l/4 माइनस एक्स अपॉन एम। ये क्या आ गया हमारा? ए। ये सुनो संतोष, ये बताओ कौन सा रिलेशन आ गया? ए एक्स, और मैंने पूछा क्या है? वी एक्स। लेकिन ध्यान से देख, वी एक्स भी हमें एक और पार्ट समझना है इसमें। ये वाला कंडीशन तब तक है जब तक ये हिस्सा कहां ना पहुंच जाए? यहां। लेकिन मैंने पूछा कहां के लिए है? आगे के लिए। मैंने थोड़ा टफर पार्ट पूछा, नॉर्मली बुक्स में यहां तक ही पूछा होगा कि
क्योंकि जब इस पॉइंट के बाद ये फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा ना, फिर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाएगा। तो ये वाली चीज हम कहां तक निकाल सकते हैं, ये वाली चीज हम कहां तक अप्लाई कर सकते हैं, यहां तक। तो हम ए को क्या लिख देंगे बोलो, वी एक्स कैसे निकालते हैं इसको, वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैं इसको बोल रहा हूं कम सम फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स ही तो है वो, तो क्या आ जाएगा वी डी वी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, बोलो कहां से कहां, एक्स इक्वल टू जीरो, मैंने इस जगह को एक्स इक्वल टू जीरो मान रखा है, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, जीरो। इस वाले को कहां तक जाना है, इस वाली जगह तक, तो एक्स की वैल्यू क्या लोगे 3l/4, वहां वेलोसिटी कितनी आ जाएगी v, ये सोना संतुष्ट। ये उस जगह वेलोसिटी आएगी जब ये यहां पहुंचेगा। नॉर्मली बुक्स में क्वेश्चन यहां तक मिलता, मैंने पूछा यहां तक का, जो ही ये वाला हिस्सा यहां पहुंच जाएगा उसके बाद फ्रिक्शन लगना क्या हो जाएगा, बंद। अब इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, F, मास कितना है m, अब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन जाएगा कितना F/m, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है इसको l/4, तो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी ये वाली फाइनल आ जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। न्यूटन से इक्वेशन लग जाएगी, वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया। नहीं समझ में आई बात भाई साहब, समझ गए क्या, अच्छा क्वेश्चन, लिख लो इसको, छाप लो। नहीं आया तो पूछ लो दोबारा, शर्माओ मत। देखो ऐसे धीरे धीरे ब्रेन खुलता है, धीरे धीरे ऐसे ही होगा। एक बार में नया क्वेश्चन है, अलग तरह का क्वेश्चन है, अगली बार ऐसा क्वेश्चन दूंगा तुम कर लोगे। हाँ बोल, हाँ ऑफ कोर्स कर तुम्हें ये थोड़ी बताना एग्जाम में कि तुम्हें आता है कि नहीं है, तुम्हें आंसर निकालना होता है, और आंसर निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना होता है। करो इंटीग्रेशन तुरंत, अभी सब सॉल्व जल्दी से। सात बजने वाले हैं, करो भाई जल्दी करो। दोबारा बताऊं, कहां से बताऊं, बता कहां से, यहां से, यहां से। अरे देखो हमें जब भी कोई चीज वेरी करती है तो याद करो इंटीग्रेशन हम कैसे अप्लाई करते हैं। हम किसी एक जेनेरिक एक्स पे जाके मान लेते हैं कि एक्स जब ये चल चुका होगा उस समय की सिचुएशन क्या होगी। हमने मान लिया कि इसका जो एंड ए वाला पॉइंट है ये एक्स चल गया, उस इंस्टेंट पे एक्स चलने के इंस्टेंट पर उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, हम कहेंगे फोर्स एक्सटर्नल माइनस फ्रिक्शन अपॉन मास। और उस इंस्टेंट में फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स है कि चेंज हो रही है, क्यों चेंज हो रही है, फ्रिक्शन क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि रफ सरफेस पे जो टोटल मास पड़ा हुआ है वो क्या होता जा रहा है, चेंज। तो म्यू एन की वैल्यू क्या होती जा रही है, चेंज, तो फ्रिक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज। फ्रिक्शन चेंज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, चेंज। तो हमें निकालना किसी जेनेरिक एक्स जब चल चुका होगा उस समय इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, वो हमने निकाल लिया। तो ए एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। अब वहां से हमें निकालना वी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, उसके लिए हमें पता टेक्निक क्या होती है, वी डी वी बाई डी एक्स। नहीं समझे, समझ गए क्या कि नहीं समझे, चलो चलो इसको बस। चलो तुम यहां तक ही निकाल दो कि 0,0 पे पहुंचेगा उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इंटीग्रेशन का रिजल्ट बता दो। लिख एफ एक्स लिख दिया, अबे गधे तुम्हें पूरा लिखना था। लिमिट आ जाएगी तो कहाँ से आ जाएगा, एक्स की जगह तो एल 0 और 3l/4 रख दो तो एक्स तो एलिमिनेट हो जाएगा। इंटीग्रेशन भूल गए क्या, इसी दिन के लिए सिखाए थे कि भूल जाओ डोलू। मैं एक्चुअली है ना सही में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, मतलब इतने क्वेश्चन नहीं कराने चाहिए, तुम डाउट्स में ले लूँगा तो बेटर रहेगा, ऐसे बहुत सिलेबस पीछे चला जाएगा।
तुम करके तो लाते नहीं क्वेश्चन, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। हैं? तुमने यूनिट एक्सरसाइज एनएलएम की करी है ढंग से? झूठ और बोलते हो। फ्रिक्शन छोड़ के सारे क्वेश्चन हो गए तुमसे? पूछ सकता हूं मतलब कोई भी क्वेश्चन में? लाओ डीसी पे निकालो, खत्म करता हूं मैं आज का। तो ये मिटा दूं क्या जल्दी? हाँ हाँ, वेरिएबल एक्स है बेटा। एफ तो कांस्टेंट है। किसका इंटीग्रेशन? एफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट का जीरो थोड़ी ना होता बेटा, डिफरेंशिएशन होता है। हाँ, एक्स कांस्टेंट थोड़ी ना, एक्स ही तो वेरिएबल है। एक्स की लिमिट रखी है, वेरिएबल की तो लिमिट रखते हैं कि एक्स इक्वल टू 0 से लेकर 3l/4 तक हमें इंटीग्रेट करना है। देखो हम इंटीग्रेशन करते थे, किधर ध्यान से देख, मैंने करा साइन एक्स डी एक्स, इसमें क्या चीज है जो वेरिएबल है? तो लिमिट किसकी रखते हैं हम? एक्स की तो लिखते हैं, तो एक्स ही तो वेरिएबल है। तुम ये कह रहे हो कि फाइनल आंसर में एक्स रहेगा कि नहीं रहेगा? फाइनल आंसर में एक्स क्यों रहेगा? एक्स की जगह तो लिमिट पुट कर चुके होंगे, फाइनल आंसर एफ की टर्म्स में आएगा। बहुत अच्छा आ गया। तो मिटा दो ना, पूरा मत लिखवाना मेरे से। देखो शायद हो गई तुम्हारी स्लाइड। ये क्वेश्चन लेवल 3 में ही करवाऊंगा। हो गया। एक दो क्वेश्चन और कराऊं क्या? नहीं करा रहा। एक काम करो तुम फिर, करें तुमने क्वेश्चन? पूछ सकता हूँ ना मैं?